जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मेडिकल की कंप्लीट डिटेल के बारे में। मेरे पास ये दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का जो मेडिकल हुआ था उसका ये पूरा वो है मेडिकल फॉर्म है जिसमें मेरी सारी मेडिकल की डिटेल लिखी हुई थी और मुझे फिट कर रहा था अनफिट कर रहा था उसके बारे में पूरा डिटेल लिखा हुआ है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कैसे कैसे मेडिकल होता है, क्या क्या टर्म्स में आपकी बातें होती हैं और क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं, किस पॉइंट से आप परमानेंट बाहर हो सकते हैं और क्या क्यूरेबल डिसीज है जिसको आप सुधार के वापस जा सकते हैं। तो आज उस पूरी कंप्लीट डिटेल के बारे में हम बात करते हैं क्या क्या रहता है। उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर से थोड़ी भी कम है या 2 सेंटीमीटर कम है, 1 सेंटीमीटर कम है या फीमेल की जो हाइट क्राइटेरिया उससे अगर आप थोड़े कम हो तो काइंडली आप अपनी हाइट को मेजर करिए, क्योंकि आपको अगर डाउट में रहोगे और फाइनली जब आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे, फिजिकल क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आप पूरा फिजिकल का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके जाओगे, इतना टफ एग्जाम क्वालिफाई करोगे और जब आप हाइट में बाहर होगे या चेस्ट में बाहर होगे आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो काइंडली आप अपने हाइट कंसीडर कर लें, आपको हाइट मेजर करा लें और कोई अगर आपको डाउट है, अगर आपकी हाइट कम है तो मैं तो बोलूँगा यार प्रिपरेशन ना ही करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की, कुछ और चीज़ देख लीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप बाहर होते हो तो बहुत दुख होता है। तो अगर आप हाइट में बाहर होते हो तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज़ के बारे में। बाकी मेडिकल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे पास फॉर्म रखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑफिसर ऑफ द डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रिक्रूटमेंट सेल न्यू दिल्ली लाइन्स किंग्सवे कैंप दिल्ली। जो हमारा रिक्रूटमेंट सेल है किंग्सवे कैंप में, तो उसका ये डिटेल लिया हुआ, वहाँ से हमको ये पूरा पेपर मिला होता है मेडिकल का। तो इसमें क्या क्या रहता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसमें आपका बेसिक डिटेल पूछते हैं, आपका नाम, आपके फादर्स नेम, आपके डेट ऑफ बर्थ, कहाँ रहते हो, आपका परमानेंट एड्रेस। उसके बाद जो आपसे पूछने वाला क्वेश्चन होता है मेडिकल से रिलेटेड, वो इसमें ये पूछ रहे हैं कि कभी आपको लंग्स की कोई डिसीज रही है, कभी कभी हार्ट की कोई प्रॉब्लम रही है, अस्थमा कभी आपका हुआ है, खून की कभी आपको उल्टी हुई है या कोई भी अपेंडिक्स वगैरह कोई प्रॉब्लम हुई, तो उसके बारे में ये पूछ रहे हैं। अगर आपको है, कभी हुई है तो आपको यस करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो करना पड़ेगा। फिर ऑप्शन बी में ये पूछता है कभी भी आपको कोई सर्जिकली आपकी सर्जरी वगैरह हुई है या कभी आपका कोई ऐसा ट्रीटमेंट हुआ जिसके कारण अभी कभी आपकी बॉडी में कट लगा हो, उसके बारे में पूछ रहे हैं। अगर हुआ है तो आपको हाँ करना पड़ेगा, नहीं हुआ तो आपको ना करना पड़ेगा वहाँ पे। उसके बाद ये बात करते हैं लास्ट कोविड का टाइम था तो वैक्सीन के बारे में इन्होंने पूछा था कि आपको लास्ट वैक्सीन कब लगा था, सेकेंड डोज का। उसके बाद नंबर 6 में ये पूछते हैं हैव यू, नंबर 6 में ये बात करते हैं कभी आपको अस्थमा, पाइल्स वगैरह ऐसी कोई प्रॉब्लम रही है तो उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा, यस तो यस, नो तो नो। उसके बाद नंबर 7 में ये बात करते हैं आपको कभी ओवरवर्क के कारण कभी आपको चक्कर आए हुए, कभी आप नर्वस हुए हो तो कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है, कभी नाइट ब्लाइंडनेस की कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में पूछते हैं। अगर हाँ तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। उसके बाद नंबर 8 में ये बात करते हैं लास्ट 3 साल में कभी भी किसी भी एग्जाम के बोर्ड से, गवर्नमेंट एग्जाम बोर्ड, मेडिकल बोर्ड से कभी आपको अनफिट करा हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद ये नंबर 9 में पूरी फैमिली की डिटेल मांगते हैं, आपके पापा की एज क्या है, आपकी मम्मी की एज क्या है, वो उनकी कंडीशन क्या है, आपके भाई बहन कितने हैं, वो सारी चीज़ें ये पूछते हैं। उसके बाद जो डॉक्टर का काम होता है वो आ जाता है यहाँ पे। तो ये डॉक्टर वाला कॉलम है, अब अपना काम यहाँ पे खत्म हो गया है। यहाँ पे अब ये फॉर्म ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन का बात आ गया। तो यहाँ पे एक नंबर 1 से मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या भरता है। तो ये सबसे पहले ये पूछ रहा है जनरल डेवलपमेंट कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है, हाइट वेट बॉडी कैसा है, तो फेयर गुड पुअर तो वो डॉक्टर अपने हिसाब से लिखेगा। उसके बाद न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, कैसा है, अच्छा है, बेकार है, एवरेज है, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद वेट, बॉडी वेट यहाँ पे मेंशन करते हैं, हाइट मेंशन करते हैं यहाँ पे। उसके बाद नंबर 4 में ये पूछते हैं एनी रिसेंट चेंज इन वेट, आपके बॉडी वेट में कोई बदलाव हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद ये बॉडी का टेम्परेचर पूछता है। फिर नंबर 5 में ये बात करते हैं स्किन से रिलेटेड कोई डिसीज है आपको, अगर नहीं है तो वो नॉर्मल लिख देते हैं डॉक्टर साहब। ये देख लो, ये मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ सारी चीज़ें। उसके बाद नंबर 6 आता है आई का कॉलम। तो आई में डॉक्टर साहब तो ये बातें होती हैं कि कोई एनी डिसीज, आंखों में कोई प्रॉब्लम है, आंखों का मेडिकल कैसे होता है। सबसे पहले तो वो आपका विजन चेक करते हैं। उसके बाद विजन चेक करने के बाद अगर वो आपको 6/6 है, 6/9 है, 6/12 है, वो लिख देंगे वहाँ पे। उसके बाद वो आपको कलर ब्लाइंडनेस पढ़ाएंगे, वो पेपर रहता है उसका पढ़ाते हैं, उसमें कलर ब्लाइंडनेस का पता करते हैं। उसके बाद आपको आंखें रोटेट कराते हैं। अभी मेरे रिसेंटली सीपीओ के मेडिकल में एक बंदे को आंखें रोटेट नहीं हो पा रही थी, उसमें को बाहर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका कलर ब्लाइंडनेस देखते हैं, फिर आपका ये सारी चीज़ देखते हैं, फिर विज़न के बारे में पता करते हैं और बाकी यहाँ पे पूरा मेंशन कर देते हैं आपका विज़न कितना है, आपका नियर विज़न कितना है, फार विज़न कितना है, लेफ्ट आइट कितनी है, राइट आइट कैसी है, तो वो सारी चीज़ें मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। क्योंकि आई बहुत क्रिटिकल पॉइंट होता है, आई में सबसे ज़्यादा बाहर होते हैं, इसका प्रॉपर क्राइटेरिया होता है 6/6 और 6/9, तो उसको आपको देख के जाना पड़ेगा। अगर आपको कोई आई में प्रॉब्लम है तो
की भी एक्सरसाइज होती है, आई की बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, आप वो करके अपनी आई का विजन सही कर सकते हैं। उसके बाद आंखों के बाद ये कान चेक करते हैं, ईयर का लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ईयर में ये बात करते हैं ईयर के रिगार्डिंग। सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको प्रॉपर सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है, आपके कान में कोई छेद तो नहीं है, आपका पर्दा तो सही है कान का, तो ये इंस्पेक्शन करके लिखते हैं उसमें। राइट ईयर कैसा है, लेफ्ट ईयर कैसा है, तो वो पूरा यहाँ पे चेक करते हैं और यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके बाद ये बात करते हैं ग्लैंड्स के बारे में, जो भी आपके ग्लैंड्स है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ये चेकअप में आ जाता है। फिर कंडीशन ऑफ टीथ के बारे में बात करते हैं, आपके कम से कम 28 दांत होने चाहिए कम से कम, है ना, बाकी प्रॉपर 32 रहे तो वेल एंड गुड। तो ये अपना टीथ चेक करते हैं। उसके बाद आपके ये नंबर 11 में बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, मतलब आपके हार्ट रिलेटेड चीज़ें ये बात करते हैं। तो उसमें ये पूछते हैं हार्ट का जो भी फंक्शन है, पल्स हुआ रे, पल्स रेट हो गई, उसके बाद आफ्टर हॉपिंग 25 टाइम्स और आफ्टर हॉपिंग फॉर 2 मिनट्स की क्या कंडीशन हो रही है हार्ट की, बहुत सारी चीज़ चेक होती है। उसके बाद ब्लड प्रेशर मेन रहता है, क्योंकि आजकल 140 तक कंसीडर करा जाता है, लेकिन किसी लोगों का 150-160 आ जाए तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है, तो उसका चेकअप होता है ब्लड का। उसके बाद क्योंकि उससे हाइपरटेंशन पता चलता है। और उसके बाद नंबर 12 में एब्डोमेन के बारे में देखते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, गिर्थ होता है कि टेंडरनेस होता है, हर्निया होता है, हर्निया कैसा क्या है आपका, हर्निया जो भी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद लीवर के बारे में देखते हैं। उसके बाद किडनी, ट्यूमर, स्प्लीन का पता करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेकअप होते हैं उसके बाद, है ना। तो ये आपका एब्डोमेन का हो गया नंबर 12 में। उसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है, नंबर 12 के बाद आप ये बात करते हैं फिर नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो उसके बारे में आपकी चेकअप होता है नर्वस सिस्टम का। उसके बाद लोकोमोटर सिस्टम और एनी एबनॉर्मलिटी, अब ये होता है कोई पॉइंट होता है वहाँ पे ये चेकअप होता है। उसके बाद यूरिन की बात करते हैं, यूरिन का टेस्ट होता है, यूरिन की जो रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से ये कुछ पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे उनको कंसिडर करा जाता है, जिसमें आपका फिजिकल अपीयरेंस हो गया कैसा है। उसके बाद आपका एल्बुमिन कैसा है यूरिन का। उसके बाद शुगर पता चल जाता है वहाँ से, कैस्ट्रो पता चल जाता है, सेल्स के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद ये चेकअप करते हैं आपका एक्सरे का, तो एक्सरे चेस्ट का एक्सरे चेकअप करते हैं, कोई दिल में छेद में तो नहीं है, और भी सारी चीज़ें, फेफड़े तो सही हैं आपके, लीवर, किडनी, ये सारी चीज़ें तो हो ही गई हैं। उसके बाद ब्लड की जो भी हीमोग्लोबिन वगैरह कैसा क्या है आपका, तो उससे पूरी बॉडी का पता चल जाता है। फिर उसके बाद ये देखते हैं आपका पैरों के, देखते हैं पैर में कहीं आपका नौकनी तो नहीं हो रहा है, आपके घुटने टेढ़े तो नहीं है, आपका पंजे में कोई दिक्कत तो नहीं है, फ्लैट फुट तो नहीं है आपका पैर में वेरिकोस वेन तो नहीं है आपका। फिर इसके बाद ये प्राइवेट पार्ट चेक करते हैं। प्राइवेट पार्ट्स में आपका सबसे मेन जो कंसर्न होता है वो पाइल्स का होता है, कहीं आपको पाइल्स की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि पाइल्स एक बहुत ज़्यादा बेकार डिसीज मानी जाती है अगर, लेकिन उसका आजकल इलाज है, क्यूरेबल इलाज है उसका, एक लेजिक सर्जरी होती है, लेजर से सर्जरी होती है, जिससे पाइल्स सही हो जाती है। अगर किसी को भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है, जनरली कोई आजकल कॉमन सा हो गया, तो वो चेक करते हैं। उसके बाद आपका और भी प्राइवेट चीज़ें चेक करी जाती है, जिसमें वेरिकोस वेन भी देखते हैं उसका, और फिर और चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें चेक करी जाती है। तो ये पूरा मेडिकल की टर्मिनोलॉजी हो गई है, सारी चीज़ें हो गई हैं। अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम उनको लगती है तो वहाँ पे उसके हिसाब से यहाँ पे ये फिट और अनफिट लिख देते हैं। तो इन्हें लास्ट नंबर 18 में ये लिखते हैं, इफ देयर इज एनी थिंग्स इन द हेल्थ ऑफ कैंडिडेट लाइकली टू रेंडर हिम हर अनफिट फॉर द एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ हिज हर ड्यूटीज इन द सर्विस फॉर विच ही सी इज अ कैंडिडेट, तो या अगर आप फिट हो तो वो फिट मेंशन करेंगे, अगर आप अनफिट हो तो वो अनफिट मेंशन करेंगे। और उसके बाद वहाँ पे जो भी हेड होते हैं, वहाँ के एमडी जो भी होते हैं, मेडिकल ऑफिसर जो भी होते हैं, वो आप यहाँ पे सील साइन कर देते हैं, आप देख सकते हो ये। और फिर आपको एक ये वैसा ये आपको मेडिकल सर्टिफिकेट वो बना के दे देते हैं, जिसमें आपका साइन होता है, आपका फोटो लगा होता है, आपके लिखा रहता है, फिट लिखा रहता है, यहाँ पे उनका साइन लगा रहता है। मेंबर जो भी हॉस्पिटल में आपका मेडिकल होता है, मेडिकल बोर्ड का साइन सिग्नेचर होता है, बाकी आपका सिग्नेचर होता है, आपका रोल नंबर होता है, और मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर द अपॉइंटमेंट ये लिखा हुआ होता है। उसके बाद आपका फिर मेरिट बनती है, और फाइनली आप मेरिट में आ जाते हो और आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, और फाइनली आपकी एक बहुत बढ़िया दिल्ली पुलिस जैसी नौकरी लग जाती है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मेडिकल से रिलेटेड, आप काइंडली उस चीज़ को चेकअप करा लीजिए। जैसे किसी को कोई छोटे छोटे ऑपरेशंस होते हैं, लाइक किसी की आंखें अब 6/18 हो गई है, तो उसको लेजिक कराना पड़ेगा, नहीं तो भाई कैसे वो सर्वाइव कर पाएगा। किसी को कोई हर्निया की कोई प्रॉब्लम है, किसी का वेरिकोस की कोई प्रॉब्लम है, तो ये क्या सारी चीज़ें ऑपरेट होती है। किसी को कोई पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो ये सारे ऑपरेशन के कारण ही ठीक होंगी। किसी को स्टोन हो रखा है बॉडी में,
तो ये सारी चीज़ें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको दिखाइए डॉक्टर को और क्योर कराइए, ताकि आपको मेडिकल में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मेडिकल तक पहुँचते पहुँचते आपको बहुत सारी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करिए और अपने टाइम की रिस्पेक्ट करिए, और ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी अगर आपको कोई भी क्वायरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, महेंद्र प्रताप सोलंकी मेरी आईडी है। और दूसरी चीज़, अपने आप को बचा के रखिए, कोई आप पे केस मिस ना कर दे। आप तैयारी में घर वालों से बच के रहिए, पड़ोसियों से बच के रहिए, चाचा चाचियों से बच के रहिए, क्योंकि मेरे को भी टर्मिनेट में ऐसे ही हो गया था दूसरों की वजह से। और भी कोई दिक्कत रहे, आप बढ़िया बाकी तैयारी करिए अपनी। एग्ज़ाम पास में आ गया, 4 महीने हैं, तो अपने एग्ज़ाम पे फोकस करिए। और मैं आपको एक पोइट्री सुनाता हूँ जिससे आपको थोड़ा इंसाइट मिलेगी। लाइक, सेनानी करो प्रण, क्या आप एक वॉरियर हो, आपको प्रण करना है। सेनानी करो प्रण, अभय सारा आकाश तुम्हारा है। सेनानी करो प्रण, अभय सारा आकाश तुम्हारा है। ये नयत अमन के बुझते हैं, जो भी प्रॉब्लम लाइफ में आती हैं तो वो सब चलता रहता है। ये नयत अमन के बुझते हैं, भाभी इतिहास तुम्हारा है, भाभी इतिहास तुम्हारा है। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो से इंसाइट मिली है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।